अज़ीज़ तलबा, आज हम जमात 12वीं की दरसी किताब के हिस्सा नसर से सबक नंबर 5 लेफ्टनी की मुश्किलें उसका 5वां हिस्सा देखने वाले हैं, यानी कि उसका पार्ट 5 आज हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था, पिछले बाब में हमने देखा था यहाँ तक कि गालिबन हम पढ़ चुके थे। बाद चंद ऐसे जावियों पर झुकने का हुक्म मिला जो फितरत की मंशा के सरासर ख़िलाफ़ थे। आइए आज हम देखते हैं उसका 5वां पार्ट, 5वां हिस्सा, जहाँ पर मैं आज ही हमारा जो है सबक ख़त्म हो जाएगा। पूरी तवज्जो के साथ इसको देखें और सुने, एक एक चीज़ को समझें अच्छे से। इस वीडियो लेक्चर में मैं आज ग्रामर भी कुछ कवर करने वाला हूँ, कवायदी सरगर्मियाँ भी आज हम इसके साथ साथ देखते चलेंगे। दूसरी चीज़ के ये जो आखिरी हिस्सा आज हम देखने वाले हैं, इसके अंदर में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद ख़ान ने जो तंज़ो मिज़ा का रंग डाला है वो बिल्कुल नुमायाँ इसमें नज़र आएगा। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसको पूरी तरह से वीडियो को देखें, मुकम्मल तौर पर देखें, एक एक चीज़ को अच्छे से समझें। ठीक हो गया? चलिए हम देखते हैं हमारा टॉपिक, यानी कि पार्ट 5 शुरू करते हैं। यहाँ से पेज नंबर 31 पर आप लोग आ जाएं और जो है पेंसिल वगैरह साथ में ले लें, ताकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके मानी आप साथ ही साथ लिखते रहें। आइए देखते हैं हिस्सा पंजुम, यानी कि पार्ट 5। कोई आध पौन घंटे की पीटी के बाद हम तस्कीर फितरत में तो किसी कदर कामयाब हो गए। देखिए मुसन्निफ़ कह रहे हैं कोई आधा पौन घंटे की पीटी के बाद, फ़िज़िकल ट्रेनिंग, पीटी याद रखें उसको, जिस्मानी वर्जिश भी कह देते हैं उसको। कोई आध पौन घंटे की पीटी के बाद हम तस्कीर फितरत में तो किसी कदर कामयाब हो गए। अब लफ्ज़ आया है यहाँ पर में तस्खीर फितरत। अब देखिए तस्खीर के माने आते हैं काबू में करना, मुहासरा करना। फ़ितरत आप सब लोगों को समझती है कि क्या चीज़ होती है फ़ितरत। अब यहाँ पर मैं तस्कीर फ़ितरत में किसी कदर कामयाब हो गए, यानी कि इन्होंने फ़ितरत को काबू कर लिया था? जी नहीं, ये तंज़ो मिज़ा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो याद रखें, बड़ी शाइस्तगी से यहाँ पर में मुसन्निफ़ ने तंज़ो मिज़ा का रंग इख्तियार किया है। कहते हैं कि हम तस्कीर फ़ितरत में किसी कदर कामयाब हो गए, यानी कि कुल मिलाकर आप ऐसे समझें कि फ़ितरत को काबू करने में मुसन्निफ़ कामयाब हो गया। फ़ितरत को काबू करने में, यानी कि पीटी करना उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरी कामयाबी के साथ पीटी को कर दिखा दिया। लेकिन हमारी अपनी तरकीब अनासिर में ख़ासा खलल आ गया। क्या कहते हैं मुसन्निफ़ कि हमारी अपनी तरकीब अनासिर। अब देखिए लफ्ज़ तरकीब आया है। अब तरकीब जिसके माने आते हैं बनावट, साख्त, ढंग, तदबीर वग़ैरह वग़ैरह। अनासिर उनसर की जमा है जिसके माने आते हैं असली अज्ज़ा। ठीक हो गया? अब यहाँ पर मैं तरकीब अनासिर यानी अनासिर की साख्त, बनावट, ढंग में ख़ासा खलल आ गया था। कुल मिलाकर ये हुआ कि उनके जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा, हिस्सा हिस्सा दर्द करने लगा था, दुखने लगा था। किस चीज़ को लेकर? जब उन्होंने पीटी किया। पीटी में कामयाब तो वो हो गए, लेकिन उनका जिस्म पूरी तरह से दर्द कर रहा था। हम इस तरह से इसकी मुरादी माना ले लेंगे। क्या हुआ पूरा समझ लें आप उसको। लेकिन हमारी तरकीब अनासिर में ख़ासा खलल आ गया था। तरकीब अनासिर यानी कि जिस्म के हिस्सा, उनके जिस्म का हिस्सा हिस्सा दर्द करने लगा था। ख़ासा यानी कि अच्छा, काफ़ी, और खलल कहते हैं ख़राबी को, बिगाड़ को, नुकसान को। अगली बात समझ में? चले उसके आगे देखें। आखिर पीटी ख़त्म हुई और हुक्म हुआ कि नाश्ते के बाद फिर यहीं हाजिर होना है। आखिर यूँ हुआ कि पीटी ख़त्म हो गई और हुक्म ये मिला कि नाश्ते के बाद, नाश्ता तुम सब लोग को समझता है, नाश्ते के बाद फिर यहीं हाजिर होना है। और वक्त 9:30 बजे का मिला। देखिए वक्त कितना मिला? 9:30 बजे का। अब आपके ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैं मुसन्निफ़ 930 बजे कह रहे हैं, जो कि गोरे की ज़बानी है। 930 बजे का मतलब क्या है ये आपको मालूम हो गया होगा, क्योंकि आपने इस वीडियो का, इस सबक का वीडियो नंबर 4 देख लिया है। उसमें 700 बजे थे, अब यहाँ पर में 930 बजे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 930 बजे का मतलब वो गोरे का क्या होगा। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार इसको देख रहे हैं, वो
उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे दूंगा, आप यहाँ क्लिक कर कर वो वाली वीडियो पहले देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। फौजी कैडेट, कैडेट समझता है तुम लोगों को, 12 मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तरबियत नवामोज जो है सिपाही, जो तरबियत स्कूल में हो, ठीक हो गया। फौजी कैडेट से मानी पूछे तो मालूम हुआ कि सुबह के 9:30 बजे मुराद हैं। फौजी कैडेट से पूछा गया कि ये इसका मतलब क्या है 9:30 बजे का, तो उसके मुराद है सुबह के 9:30 बजे। साथ ही ये भी खुला के गोरा, साथ ही खुला, देखिए साथ ही ये भी खुला के, साथ ही ये भी मालूम हुआ कि गोरा कंपनी सार्जेंट मेजर है। अब कंपनी सार्जेंट मेजर का मतलब है कि फ़ौज का एक ओहदा, देखिए कंपनी सार्जेंट मेजर, अभी सार्जेंट मेजर कहते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए कि सार्जेंट मेजर क्या होता है। तो फ़ौज में हवलदार आला, अब हवलदार आला क्या होता है, फ़ौज का एक ओहदेदार सिपाही जिसके मातहत कई सिपाही हो, ठीक हो गया। जिसकी नाफरमानी यानी कि जिसका हुक्म ना मानना एक कैडेट की आकिबत के मुख्तलिफ माने निकलते हैं, आखिरत, ख़ात्मा, अंजाम, यहाँ हम अंजाम लेते हैं, ठीक है। गोरा कंपनी सर्जेंट मेजर है जिसकी नाफरमानी, जिसका हुक्म ना मानना एक कैडेट की आकिबत, ख़ात्मे के लिए सख्त मुज़ीर साबित हो सकता है। यानी एक कैडेट का जो आखिरी वक्त आएगा, यानी जब उसकी ट्रेनिंग ख़त्म होंगी, उस वक्त में इस सार्जेंट मेजर का हुक्म ना मानना नुकसानदाह साबित हो सकता है, यानी कि आखिर में उसको उससे नुकसान हो सकता है। बहरहाल नाश्ते के बाद जब मैदान में पहुँचे तो सार्जेंट मेजर को गैर हाजिर पाया। देखिए नाश्ते के बाद जब कैडेट लोग मैदान में पहुँचे तो वहाँ सार्जेंट मैनेजर को जो है गैर हाजिर पाया, वो वहाँ मौजूद नहीं था। घड़ी देखी तो मालूम हुआ कि वो गैर हाजिर नहीं, हम ही वक्त से पहले पहुँच गए। घड़ी देखे तो इस चीज़ का इल्म हुआ उनको कि वो गैर हाजिर नहीं है, हम ही वक्त से पहले पहुँच गए। गोया फ़ौजी ज़ब्त की पहली खुराक ही इस कदर ज़ोर असर निकली, सुबह वक्त पर सार्जेंट मैनेजर नमूदार हुआ। अब देखें, पहले ये लाइन समझ लें आप, गोया फ़ौजी ज़ब्त की पहली खुराक ही इस कदर ज़ोर असर निकली, यानी कि आप इससे ये समझें कि पहली मर्तबा जब उसने कहा था कि 2 मिनट भी आप लेट हो गए तो उसके जो है माथे पर झुर्रियाँ पड़ी थी, रिंकल्स पड़ी थी, है ना, शिकने आई थी, जिसको जो है हमवार करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत दरकार थी, रोड रोलर की ज़रूरत दरकार थी। आपने अगर पिछली मेरी वीडियो देखी है पार्ट 4 तो वहाँ आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए उसका जो रवैया था यहाँ पर में कैडेट के लिए मुफीद साबित हुआ। उसका असर उन पर यह हुआ कि वो वक्त से पहले वहाँ पहुँचने लगे। कहाँ? मैदान में। सुबह वक्त पर सार्जेंट मैनेजर नमूदार हुआ। नमूदार होना, ज़ाहिर होना, वक्त पर आ गया, यानी सार्जेंट मेजर जो था, मैनेजर माफ़ करना, मैंने मैनेजर कह दिया पहले, मेजर जो था वो वक्त पर नमूदार हुआ। अपनी फ़तह पर ज़रा मुस्कुराया। अपनी फ़तह यानी कि उसने कहा था कि वक्त पर पहुँच जाइएगा। अब ये कैडेट लोग जो वक्त पर पहुँच रहे हैं कि मानो कि उसकी फ़तह हो गई, जीत हो गई, वो अपनी जीत पर थोड़ा सा मुस्कुराया, लेकिन फ़ौरन मुंजमिद हो गया। लेकिन क्या हुआ? फ़ौरन मुंजमिद हो गया। अब देखिए, मुंजमिद के मानी आते हैं सर्दी से जम जाना, और एक मुंजमिद माहवरा भी बनता है, मुंजमिद होना, सर्दी से जम जाना, ठीक है। इसको जुमलों में इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट सेक्शन में डालें कि आपको क्या समझ में आया है। बहरहाल, और हमें हुक्म दिया कि क्वार्टर मास्टर स्टोर में जाकर अपने अपने साइज़ के बूट ले आओ। वापस से समझे इसको दोबारा से। अपनी फ़तह पर ज़रा मुस्कुराया लेकिन फ़ौरन ही मुंजमिद हो गया, और हमें हुक्म दिया कि क्वार्टर मास्टर स्टोर में जाकर। अब क्वार्टर मास्टर स्टोर क्या होता है तो ये समझ लें आप, क्वार्टर मास्टर स्टोर के मानी आते हैं फ़ौजियों के लिए सामान का स्टोर, और उसको आसान ज़बान में मैं कहूँ तो वो होगा वो स्टोर जिसमें फ़ौजियों के लिए सामान रखा जाता है। तो क्वार्टर मास्टर स्टोर जाएँ, जाकर अपने अपने साइज़ के बूट ले आओ, बूट ले आओ। अब देखिए, बूट बोले तो जूता,
लेकिन ये वो जूता नहीं है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी पहनते रहते हैं। मैं ये जूता आपको जो है इसका पिक्चर डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। ये होता है घुटनों से थोड़ा नीचे वाला जूता, घुटनों से थोड़ा नीचे तक आता है इसका साइज़, और चमड़े का वेटेड होता है, वज़नी होता है। फ़ौज में अक्सर औकात इस्तेमाल किया जाता है ये। तो वहाँ भेज रहा है स्टोर में और उनसे कह रहे हैं मुसन्निफ़ कि वहाँ से जूता लेकर आओ। बूट देखे तो महसूस हुआ कि पहनने को वो चीज़ दी जा रही है जो गेंडों के पाँव के लिए ज़्यादा मौजू है। देखिए मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि पहनने के लिए वो चीज़ दी जा रही है जो गेंडों के पाँव के लिए ज़्यादा मौजू है, यानी गेंडों को पहना दिया जाएगा तो ज़्यादा ठीक होगा, वो गेंडों के पैर के लायक है। और जब पहनकर 2-4 कदम होता है सही लफ्ज़, चलने की कोशिश की तो यूँ लगा जैसे नंगा पर्वत घसीट रहे हैं। देखिए नंगा पर्वत एक पहाड़ है, ये ऐसे लग रहा है जैसे एक पहाड़ घसीट रहे हो। जूते पहनने के बाद 2-4 कदम जब मुसन्निफ़ चले तो उनको ऐसे लगा कि नंगा पर्वत घसीट रहे हैं। ये पहाड़ है, बड़ा तवीलुल अर्ज़ पहाड़ है, उसको खींच रहे हैं अपने पैरों से, मुसन्निफ़ को यूँ लगा। फ़ौजी कैडेट ने आहिस्ता से कह दिया कि इन बूटों के साथ तो डबल भी करना पड़ेगा। देखिए एक फ़ौजी कैडेट यानी जो उनके साथ सीखने वाले जो लोग थे, जो तलबा थे यूँ समझ लिया फ़ौजी स्कूल के, उसमें से एक ने कहा कि इन बूटों के साथ यानी इन जूतों के साथ तो डबल भी करना पड़ेगा। अब मसला ये आता है कि डबल होता क्या है, तो फ़ौजी कवायद के मुताबिक तेज़ चलना, उसको डबल कहते हैं। ये सुना तो तमाम सिलसिला कराक्रम सर पर आ पड़ा। अब देखिए जैसे उन्होंने सुना कि इन जूतों के साथ, इन बूटों के साथ जो है डबल भी करना पड़ेगा, तो तमाम सिलसिला कराक्रम सर पर आ पड़ा। सिलसिला कराक्रम जो काम है वो मुश्किल सा उनको महसूस होने लगा। अब यहाँ पर में बात ये है कि सर पर आ पड़ना, देखिए यहाँ एक मुहावरा बनता है, सर पर आ पड़ना, वारिद होना, ज़ुम्मे होना, यानी कि सारा काम उनके ज़ुम्मे आ पड़ा, यानी उनको बहुत मुश्किल सा वो महसूस होने लगा। ड्रिल के आगाज़ से पहले कप्तान साहब ने टर्न आउट यानी यूनिफॉर्म वगैरह का मुआयना किया। देखिए ड्रिल का आगाज़ यानी ड्रिल शुरू होने के पहले, यानी दौड़ शुरू होने के पहले, रनिंग उनकी शुरू होने के पहले कप्तान साहब ने टर्न आउट यानी यूनिफॉर्म वगैरह का मुआयना किया। मुआयना किया, जांच की, परखा उसको। और मुआयना किया क्या? और मुआयना किया क्या? गोया हमें खुर्दबीन के नीचे रख दिया। मुआयना क्या किया, मुसन्निफ़ कह रहे हैं, गोया जैसे हमें खुर्दबीन के नीचे रख दिया, इतनी बारीकी से चेक किया गया। खुर्दबीन में कितनी बारीकी से चेक किया जाता है, यानी वो चीज़ जो हमारी सादा आँख से नज़र नहीं आती खुर्दबीन में नज़र आ जाती है, उसी तरह से जो है इतनी बारीकी से मुआयना किया गया, गोया उन्हें खुर्दबीन में रख दिया गया। हमने ड्रिल में शिरकत से पहले फ़ौजी कैडेट को बूट, पट्टी, नंबर, बटन, पेटी, फ्लैश वगैरह दिखा ली थी। देखिए ड्रिल में शिरकत शामिल होने से पहले उन्होंने जो है कैडेट को तमाम चीज़ें जिसका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, जैसे कि बूट, पट्टी, नंबर, बटन, पेटी और फ्लैश वगैरह दिखा ली थी। लेकिन कंपनी कमांडर साहब ने हमें देखते ही जैसे पहचान लिया और फरमाया। कंपनी कमांडर साहब ने उनको देखते ही पहचान लिया और फरमाया कहा, कैडेट नंबर 15, कॉलर पर एक सफ़ेद ज़र्रा, इनकरेक्टली ड्रेसेड, सज़ा 3 एक्स्ट्रा ड्रिल। देखिए कंपनी कमांडर ने जैसे ही उनको देखा तो कहा, कैडेट नंबर 15, कॉलर पर एक सफ़ेद ज़र्रा है जो कि इनकरेक्टली ड्रेसेस है। अब इनकरेक्टली ड्रेसेस क्या हैं, तो फ़ौज के मुताबिक गैर मुनासिब ढंग से कपड़ा पहना गया, यानी कि आपने गैर मुनासिब ढंग से कपड़ा पहना है, ये कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है क्योंकि आपके कपड़े पर ज़र्रा है, आपके कपड़े पॉश होना चाहिए। और उसकी सज़ा क्या है, 3 एक्स्ट्रा ड्रिल, 3 एक्स्ट्रा आपको ड्रिल करनी है, यानी राउंड लगाने हैं। उसके बाद ड्रिल शुरू हुई। इसके बाद क्या हुआ, ड्रिल शुरू हुई और खूब तेज़ी और तुंदी से हुक्म मिलने लगे। इसके बाद ड्रिल शुरू हुई और खूब तेज़ी और तुंदी से हुक्म मिलने शुरू हुए। हुक्म कैसे, सीधे देखो, छाती बाहर, थोड़ा ऊपर बाजू हिलाओ, हाल्ट, हिलो मत, मक्खी मत उड़ाओ, हंसो मत वगैरह
वगैरह इस तरह के हुक्म। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम हुक्म समझ में आ गए होंगे कि सीधा देखो, सामने देखो, छाती ऊपर, ऐसे सीना फुलाओ, थोड़ा ऊपर बाजू हिलाओ, थोड़ा ऊपर बाजू हिलाओ। हाल्ट यहाँ पर मैं आपके लिए मुश्किल से लफ्ज़ है। हाल्ट के मानी आते हैं रुकना, यानी कि रुको, हरकत मत करो, रुको, हिलो मत, मक्खी मत उड़ाओ, अगर चेहरे वगैरह पर मक्खी बैठ गई तो उसको मत उड़ाओ, हंसो मत वगैरह वगैरह, इस तरह के हुक्म मिलने लगे। वो भी कैसी, बड़ी तेज़ी और तुंदी से, बहुत स्पीड से। उन सब में हिलो मत के हुक्म पर अमल करना अज़ाब अज़ीम था। देखिए इन सब हुक्मों में इस हुक्म पर अमल करना अज़ाब अज़ीम था, बड़ा अज़ाब था। सीधे बुत बने खड़े हैं, यानी सीधे बुत बने खड़े, यानी मुस्लिमी की तरह, मूर्ति की तरह खड़े हैं। कि कान पर खुजली महसूस होती है, अब हाथ को जुम्बिश देना जुर्म। जुम्बिश यानी कि हरकत देना, अब हाथ को हरकत देना जुर्म है। कंधा कान तक नहीं पहुंच सकता, कंधा जो है कान तक नहीं पहुंच सकता, उसकी वजह ये है कि अब हरकत नहीं करनी है आपने। कान का खुद हिलना मंशाए फितरत नहीं, कान का खुद हिलना मंशाए फितरत नहीं। भाई फितरत में, इंसान की फितरत में होता है कि कान का हिलना। देखिए एक आध शख्स हो सकता है जिसका कान हिले, लेकिन अक्सर औकात ऐसे होता है कि कान हिलता नहीं है। ये मंशाए फितरत नहीं है, फितरत के ख़िलाफ़ काम है ये, कान नहीं हिल सकता। मुसन्निफ़ बड़े परेशान हो गए हैं अब हमारे, और कहते हैं और वहाँ तक हाथ ले जाना मंशाए सार्जेंट नहीं। अब कहाँ तक हाथ ले जाना, कान तक हाथ ले जाना मंशाए सार्जेंट नहीं, यानी सार्जेंट नहीं चाहता कि आप हिलें। बड़ी परेशानी हो गई। ऐन बिल्कुल उस वक्त एक मक्खी नाक पर नाजिल हुई। देखिए उस वक्त जब हिलना मना है, उसी वक्त एक मक्खी नाक पर नाजिल हुई, आ पहुँची। मक्खी को फना करने की बेपनाह ख्वाहिश दिल में पैदा होती है। देखिए मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि मक्खी को फना करने की, भगाने की, ख़त्म करने की ख्वाहिश, बेपनाह जिसकी हद ना हो, ख्वाहिश दिल में पैदा होती है। लेकिन सार्जेंट से आग बचाना करामन कातिबीन से आग बचाना है। देखिए मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि सार्जेंट से आग बचाना उस तरह है जिस तरह करामन कातिबीन से आग बचाना। अब मसला ये है कि करामन कातिबीन क्या है। तो देखिए करामन कातिबीन वो फ़रिश्ते जो इंसान के आमाल लिखते रहते हैं, यानी कि इंसान ने कोई आमाल किया तो फ़रिश्ते फ़ौरन लिख लेते हैं उसको। उसी तरह से मुश्किल काम है यहाँ पर में सार्जेंट से आग बचाना। जिस तरह करामन कातिबीन से आग नहीं बचाई जा सकती, उसी तरह यहाँ पर में उतना ही मुश्किल काम है सार्जेंट से आग बचाना। मक्खी पर दस्त दराजी का ख़याल आता है, मक्खी पर दस्त दराजी का ख़याल आता है। दस्त दराजी करना, मारपीट करना, यानी मक्खी को मारने का ख़याल आता है। तो सार्जेंट गोया हाथ हिलाने के ख़याल ही को देख लेता है। देखिए मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि मक्खी पर दस्त दराजी का ख़याल आता है तो सार्जेंट गोया हाथ हिलाने के ख़याल ही को देख लेता है। अब मुसन्निफ़ ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मक्खी पर दस्त दराजी की जाए, उसको मारा जाए, लेकिन ये ख़याल सिर्फ हमारे दिमाग में आता है, हमारे जहन में आता है, तो जो है सार्जेंट इस ख़याल ही को देख लेता है। जैसे इस ख़याल ही को सार्जेंट देख लेता है, इतना वो चाको चौबंद है। और अपनी गैर तालीम याफ्ता तबके की अंग्रेज़ी में चिल्ला उठता है, और अपने गैर तालीमी याफ्ता तबके की अंग्रेज़ी में चिल्ला उठता है, डोंट किल नो फ्लाई। तो ये देखिए बिल्कुल बेहुदा सा सेंटेंस है, डोंट किल नो फ्लाई, जिसका कोई मानी नहीं निकलता है। जबकि उसने कहना ये चाहिए था डोंट किल द फ्लाई, यानी फ्लाई को, मक्खी को मत मारो, यानी मक्खी मत मारो। उसका कहने का मतलब है मक्खी मत मारो, कहना ये चाहिए डोंट किल द फ्लाई, कह रहा है डोंट किल नो फ्लाई। हाथ वहीं का वहीं सूख जाता है, हाथ वहीं का वहीं सूख जाता है, यानी वहीं का वहीं रह जाता है, हाथ उठाना मना है। और मक्खी नहायत इत्मीनान से नाक के नशेबो फराज का मुआयना करती है, और मक्खी नहायत इत्मीनान से बहुत पुरसुकून होकर क्या करती है, नाक के नशेबो फराज, यानी नाक के ऊपर नीचे जो है आती जाती है, घूमती रहती है, भिन भिनाती रहती है। यहाँ पे नशेबो फराज का मुआयना करना मुराद नाक के ऊपर नीचे घूमते रहना। ऐसे इश्तियाल अंगेज़ हालात में बेहरकत खड़े रहना सही मानों में नफस कुशी थी। मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि ऐसे इश्तियाल अंगेज़ हालात में बेहरकत खड़े रहना सही मानों में
नफस कुशी थी। अब यहाँ पर मैं समझने वाली बात है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा है कि आज हम थोड़ा सा ग्रामर भी देखेंगे, उस लिहाज से मैंने आपको कुछ ग्रामर भी बताना है। तो देखिए, ऐसे इश्तियाल अंगेज़, अब लफ्ज़ इश्तियाल के साथ अंगेज़ लगा है, तो देखें इश्तियाल के मानी देख लें आप पहले क्या होते हैं। इश्तियाल जोश, गुस्सा, भड़काना। उसके बाद लफ्ज़ है अंगेज़। अंगेज़ अंगेख्तन मज़दर का सैगाए अमर है जो किसी इस्म के बाद आकर उसे फ़ाइल तरकीबी बना देता है और भड़काने वाले के मानी देता है, जैसे फितना अंगेज़, इश्तियाल अंगेज़, हैरत अंगेज़। यानी कि जब कभी अंगेज़ किसी लफ्ज़ के बाद आएगा तो जो है मानी देगा भड़काने वाला। अब फितना अंगेज़, फितना भड़काने वाला, इश्तियाल अंगेज़, जोश भड़काने वाला। तो इस तरह के जो है लफ्ज़ों को हम कहते हैं लाहिके। अब लाहिका क्या होता है? वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में आए और उसके मानी में इजाफ़ा कर दें, यानी वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में आए और उसके मानी में इजाफ़ा कर दें। जैसे इश्तियाल के बाद अंगेज़ आया तो ये हुआ लाहिका। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक लाहिका दे रहा हूँ, आप उसके पहले लफ्ज़ बना कर लगा कर कुछ लफ्ज़ बनाएं और मुझे जो है सेंड करें। अब उसके लिए मैं आपको यहाँ पर मैं मेरा अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, जिस पर आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो जवाबात है उसको इरसाल करना है, उसको सेंड करना है, और जो कुछ चीज़ आपके समझ में नहीं आती है वो मुझसे पूछ लेना है। ठीक हो गया। मैं अपना नंबर, अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर शो कर दूँगा। तो देखें क्या है, लाहिका मैंने आपको दिया है। अब मैं आपको एक लाहिका दे रहा हूँ, दार। दार से बनने वाले लफ्ज़ मुझे आप मेरे नंबर पर सेंड करें लिखकर। उसके बाद जो है एक लफ्ज़ होता है ऐसे ही साबिका। अब साबिका क्या होता है? तो देखिए, साबिके के मानी आते हैं अगला, गुज़िश्ता। वो कलमा जो किसी लफ्ज़ से पहले आकर उसका कोई ख़ास मानी देता है, जो किसी लफ्ज़ के पहले आता है और उसको कोई ख़ास मानी देता है, उसको कहते हैं आप साबिका। जैसे कि खुश किस्मत, खुश गुफ्तार, खुश अखलाक वग़ैरह वग़ैरह। अब मैं आपको साबिके के लिए जो है लफ्ज़ दे रहा हूँ बे। बे ये ज़ेर बे। उसके बाद जो लफ्ज़ आपने लगाना है और मुझे जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना है, मैं उसको चेक कर लूँगा। बुलाती बात समझ में? यहाँ पर मैंने आपको क़वाइद के एतबार से साबिका और लाहिका दोनों बता दिया है कि किस तरह से होते हैं। आपको ये कर आ जाना चाहिए। इसके अलावा और जो क़वाइदी सरगर्मियाँ हैं, मैं अपने वीडियो लेक्चर में बवक़्ते ज़रूरत उसको सॉल्व करके, हल करके आप तक कर पहुँचा दूँगा जैसे जैसे वो आती जाएंगी। और फिर कभी एक आध वीडियो जो है ख़ुतूत वग़ैरह पर, जुमलों की साख्त वग़ैरह पर भी अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। बहरहाल वो बात का मामला है। अभी हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। उस वक्त ज़िंदगी की वाहिद ख्वाहिश सिर्फ़ इतनी होती कि कब ड्रिल ख़त्म होती। देखिए, इस तरह की परेशानी में मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि उस वक्त ज़िंदगी की वाहिद अकेली ख्वाहिश सिर्फ़ ये होती कि ड्रिल कब ख़त्म होती, और जी भर कर नाक और कान खुजाएँ, यानी ड्रिल ख़त्म होते से जी भर कर नाक और कान खुजा लें। और बिल आखिर जब ड्रिल ख़त्म होती और हम बिला खौफ ताज़ीर, यानी बग़ैर खौफ की सज़ा के, कुल मिलाकर ये सज़ा के खौफ के बग़ैर, ताज़ीर के माने सज़ा आते हैं, ठीक है। और हम बिला खौफ ताज़ीर, सज़ा के खौफ के बग़ैर कानों को छू सकते और मक्खियों को उड़ा सकते, तो हमें महसूस होता कि कान खुजाना और मक्खी उड़ाना भी किस कदर अज़ीम अय्याशी हैं। देखिए, फिर उनको महसूस होता है कि कान खुजाना और मक्खी उड़ाना भी किस कदर अज़ीम अय्याशी है। अय्याशी ऐशो इशरत तन आसानी है, बल्कि इसी खुशी में वो आबले भी भूल जाते, आबला छाला, बल्कि इसी खुशी में वो आबले भी भूल जाते जो इन आहिनी बूटों के अंदर ही बनते और फूटते थे। बल्कि देखिए, वो जो है नाक और कान खुजाना और जो है मक्खियों को उड़ाने की खुशी में
मुसन्निफ़ उन छालों को भूल जाते थे जो उनके आहीनी जूते यानी लोहे के जूतों में बूटों में बनते थे और अंदर ही फूटते थे। ड्रिल के बाद तमाम पीरियड पढ़ाई या पिस्तौल और मशीन गन वगैरह की सिखलाई के थे। अगरचे लेक्चरों के कमरों तक जाना भी चपरास्त या डबल के ताबे था। देखिए लफ्ज़ आया है चपरास्त, बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा है ये लफ्ज़। आपको कैसे लग रहा है मुझे पता नहीं, बताना तो मुझे कैसे लग रहा है आपको। चपरास्त, चपरास्त या डबल के ताबे था। देखिए चपरास्त आपकी जो है मानी शरात की फहरिस्त में है, उल्टा सीधा दाएं बाएं लेफ़्ट राइट। किसके ताबे था ये? डबल के ताबे था, यानी डबल के साथ ही वो जो है किया जाता था। ताहम कमरों के अंदर दस्त व पा यानी हाथ और पैर की हरकत पर पाबंदी न थी। ताहम जो है दस्त कमरों के अंदर हाथ पैर हिलाना इन हरकत पर पाबंदी न थी। मसलन मक्खी या मच्छर से तहफ़्फ़ुज़ हमारे बस की बात थी। मक्खी या मच्छर से हम अपना तहफ़्फ़ुज़ बचाव कर सकते थे। उनकी नाजायज़ परवाज़, नाजायज़ परवाज़ कहते हैं उड़ान को, नाजायज़ जो जायज़ ना हो, पर हम हस्बे ज़रूरत के लिहाज से हाथ पाँव हिला सकते थे। उनकी नाजायज़ जो है परवाज़ पर हस्बे ज़रूरत के तौर पर ज़रूरत के वक्त हम जो है हाथ पाँव हिला सकते थे। और फ़कत इतनी सी आज़ादी से ज़िंदगी में कैफ़ बाकी था, और सिर्फ इतनी सी आज़ादी से ज़िंदगी में कैफ़ खुमार नशा बाकी था। अलगर्ज़ लेफ्टनी का वो हसीन व जमील कसर जिसे हमने तसव्वुरात के मुँह कलम से बनाया। देखिए अलगर्ज़ यानी हासिल मतलब, किस्सा मुख्तसर उस वक्त कहा जाता है अलगर्ज़ जब आपने बात ख़त्म कर देनी है। अलगर्ज़ लेफ्टनी का वो हसीन व जमील। अब देखिए यहाँ पर मैं लफ्ज़ हसीन वो जमील है, ये मुतरादिफ़ हैं। क़वाइद के एतबार से अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मुतरादिफ़ हैं, ठीक है, दोनों एक ही मानी के हसीन और जमील। और जो है इसको वावे अतफ़ से जोड़ा गया है, हसीन व जमील। अब देखिए हसीन क्या होता है? हसीन होता है खूबसूरत। हसीन यानी वो जिसको एक बार देखकर आंखें भर जाएं, और जमील होता है जिसको देखकर दिल चाहे कि बार बार देखा जाए। अब मैं अगर बात करूं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन थे, दुनिया के सबसे खूबसूरत शख्स थे वो, लेकिन वो क्या थे? हसीन। और हमारे नबी ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमील थे, यानी उनको देखकर दिल चाहता था कि बार बार देखा जाए, जबकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखकर दिल भर जाया करता था और हमारे नबी को देखकर दिल चाहता था कि उनको बार बार देखा जाए। ये होता है हसीन व जमील का फ़र्क। मैंने पहली मर्तबा आपको इन बारीकियों से रोशनास करवाया है। इस तरह उर्दू में बहुत सारी बारीकियाँ मौजूद हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस के एतबार से नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं बताता हूँ। बहरहाल अलगर्ज़ लेफ्टनी का वो हसीन व जमील कसर के मानी आते हैं महल, हवेली, मकान, जिसे हमने तसव्वुर के मुँह कलम से बनाया था। अब मुँह कलम देखिए, मुँह कलम जिसके मानी आते हैं मुसव्विर का ब्रश, मुसव्विर तस्वीर बनाने वाला, ठीक है, उसका ब्रश। यानी कि कुल मिलाकर मुसन्निफ़ कहना चाहते हैं कि लेफ्टनी का वो हसीन व जमील जो महल हमने बनाया था, किससे? मुसव्विर के ब्रश से, तस्वीर बनाने वाले के ब्रश से, यानी ख़यालात जो उनके थे लेफ्टनी के ताल्लुक़ से। मुसव्विर का तसव्वुरात के मोम कलम से बनाया था और सजाया था। पहले ही रोज़ मुनहदम होना, मिस्मार होना, गिरा हुआ, मुनहदम हो गया यानी कि टूट गया, जब वो वहाँ पर में गए लेफ्टनी के जो है ट्रेनिंग में। और ये भी इब्तिदा थी, जो कुछ आगे हुआ, और ये जो थी इब्तिदा थी, जो कुछ आगे हुआ उसकी रूदाद तवील भी हैं और जांगुसिल भी। जांगुसिल जान को जलाने वाली भी हैं, ठीक है, तवील भी हैं यानी लंबी भी हैं। रूदाद कहते हैं किसको? कैफियत को, हालत को, ठीक है। आखिर एक रोज़ मालूम हुआ कि हम लेफ्टन हो गए हैं, चुनांचे हम ज़ाती तजुर्बे की बिना पर कह सकते हैं कि चुनांचे हम ज़ाती तजुर्बे की बिना पर, यानी ज़ाती तजुर्बे पर जो है, देखिए तजुर्बा भी नहीं होता है, सही लफ्ज़ होता है तजरीबा।
ज़ाती तजर्बे की बिना पर कह सकते हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब आपने इस शेर का मिसरा उला लिखना है, यानी शेर मुकम्मल कर कर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। आ रही है बात समझ में? बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, ये अल्लामा इकबाल का शेर है, ये उनके शेर का मिसरा सानी है। मिसरा उला आपने तलाश करना है, शेर मुकम्मल करना है और मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। यहाँ पर हमारा सबक लेफ्टनी की मुश्किलें जो है मुकम्मल हुआ, ख़त्म हुआ। इसके बाद मैं किसी वीडियो लेक्चर में जो है इसकी सरगर्मी अपलोड कर दूँगा। अब मुझे इसी के साथ दीजिए आप हज़रात इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।